नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? मैं सागर मौर्य वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, इंडियन नेचुरल वेजिटेशन। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का अध्ययन, उनकी लोकेशन और साथ ही साथ उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो हम चलेंगे उत्तर से लेते हुए, उत्तर से हिमालय से होते हुए, मैदानी क्षेत्र से क्रॉस करते हुए दक्षिण के साथ साथ उत्तर पूर्वी भारत, पूरे भारत का वनस्पतिक विन्यास क्या है, उसका वितरण का माप क्या है और साथ ही साथ वहाँ की वनस्पतियों की प्रमुख विशेषताएं। तो मैं शुरू करूं। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। भारत में विभिन्न जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, जिस कारण से वह भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का विकास हुआ है। और भारत की वनस्पतियों की बात करें, ये वर्षा का अनुसरण करती हैं और इसी कारण पूर्वी, अगर देखें उत्तर में हिमालय क्षेत्र में कुछ ऊंचाइयों पे जाके कुछ वनस्पतियां पाई जाती हैं, उनसे ऊपर कोई दूसरी वनस्पतियां पाई जाती हैं। साथ ही साथ जैसे हाइट बढ़ती है, वनस्पतियों का विन्यास अलग होता जाता है और उनकी विशेषताओं में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। तो हम बढ़ते हैं क्लास में, उत्तर से चलेंगे। पहले हम भारत का मैप देख लेते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत। उत्तर में देखिए, ये हिमालय पर्वत है। यह हिमालय क्षेत्र हो गया और साथ ही साथ ये हो गया उत्तर का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय भारत का पठार, और साथ ही साथ ये समुद्र तटीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। तो इनमें से पहले हम चलेंगे उत्तर से, हिमालय पर्वत, हिमालय क्षेत्र की वनस्पतियों के बारे में। हिमालय क्षेत्र की वनस्पतियां, हिमालय क्षेत्र की वनस्पतियां। हिमालय क्षेत्र की वनस्पतियों दो भागों में डिवाइड किया गया, पूर्वी हिमालय की वनस्पतियां और पश्चिमी हिमालय की वनस्पतिक क्षेत्र, जिसमें से पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा कम शुष्क और कम ठंडा है, जिसके कारण पूर्वी हिमालय में वनस्पतियों का विन्यास जो है अधिक ऊंचाइयों तक हुआ, या वनस्पतियों का विकास अधिक ऊंचाई तक हुआ है। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा अगर वनस्पतियों के विकास की बात करें तो पूर्वी हिमालय में सबसे ज़्यादा वनस्पतियों का विकास हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ठंड कम है और साथ ही साथ यहाँ पे वर्षा की कुछ मात्रा प्राप्त होती है। तो बात करते हैं इस पे पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय क्षेत्र की वनस्पतियां। वनस्पतियों की बात करें तो ये रहा एक डायग्राम। 0 मीटर, 900 मीटर, और इसके पूर्वी हिमालय की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। जीरो से 900 मीटर की ऊंचाई पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, अर्ध पर्णपाती वनस्पतियों, उसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय के ऊपर जो है शीतोष्ण कटिबंधीय, फिर उसके ऊपर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, और शीतोष्ण के ऊपर जो है अल्पाइन। ये रहा उष्ण कटिबंधीय
आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन। और इसके ऊपर जो है, इसकी ऊंचाई है 900 मीटर, और इसके ऊपर उपोष्ण, और उपोष्ण के ऊपर शीतोष्ण, शीतोष्ण वनस्पति, शीतोष्ण वनस्पति के ऊपर शीत शीतोष्ण। शीत शीतोष्ण, शीत शीतोष्ण के ऊपर ये क्षेत्र है अल्पाइन, अल्पाइन वनस्पति, और ये टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति। और इनकी ऊंचाई की बात करें, 0 से लेकर 900 मीटर तक उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों का विकास होता है, और 900 मीटर से लगभग 1800 मीटर तक उपोष्णकटिबंधीय वनस्पतियों का विकास हुआ है। और शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पतियों का विकास देखें तो ये लगभग 2700, 1800 से मीटर से लेकर 2700 मीटर तक, 2700 मीटर तक इनका विकास हुआ है। शीत शीतोष्ण की यहीं पे बात कर लें ऊंचाई में, तो इनका विकास जो है 3600, लगभग 3600, 2700 मीटर से लेकर 3600 मीटर तक। मीटर। और अल्पाइन वनस्पतियों का विकास देखें तो ये लगभग 3600 मीटर से लेके 4800 मीटर, 4800 मीटर तक, 4800 मीटर तक। और टुंड्रा की बात करें, ये 4800 मीटर से लेकर 5100, 5100 मीटर की ऊंचाई तक इन वनस्पतियों का विकास हुआ है। तो अब देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों की जो है, इस पे कौन कौन से वनस्पति या कौन कौन से पौधों का विकास हुआ है। तो इस पे है साल, सागौन, साल हो गया, साल, सागौन, शीशम और बांस, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। और उपोष्णकटिबंधीय वनस्पतियों की बात करें, इसके अंतर्गत आते हैं ओक, चेस्टनट, ओक और चेस्टनट। और शीतोष्ण की बात करें, शीतोष्ण के अंतर्गत जो पौधों का विकास होता है, जो वनस्पतियों का विकास होता है, शीतोष्ण में भी आपको ओक के वृक्ष मिल जाएंगे, और साथ ही साथ बार्च, ओक और बार्च, शीतोष्ण में ओक एंड बार्च आदि वनस्पतियों का विकास हुआ है। और यहीं पे देखें शीत शीतोष्ण, शीत शीतोष्ण वनस्पतियों में शंकुधारी या नुकीले पत्ती वाले वनस्पतियों का विकास होता है। शीत शीतोष्ण वनस्पति इनको जो है शंकुधारी वन क्षेत्र भी कहते हैं, शंकुधारी वन क्षेत्र भी कहते हैं। और यहाँ पे अगर वृक्षों की बात करें, चीड़ हो गया, देवदार, स्प्रू, चीड़, देवदार, स्प्रूस आदि वनस्पतियों का विकास हुआ है। और यहीं पे आप देखें, ऊपर चलते हैं, 3600 से लेके 4800 मीटर की ऊंचाई में अल्पाइन वनस्पतियों का विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत वनस्पतियों की बात करें, फर और सिल्वर, यहां पे फर एंड सिल्वर वनस्पतियों का विकास होता है, नामक वनस्पतियां यहां पाई जाती हैं। और टुंड्रा की बात करें, टुंड्रा जो है यहाँ पे घास, काई और छोटी छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। और ग्रीष्म ऋतु में अब बात करते हैं टुंड्रा की, यहाँ पे घास, काई और छोटी छोटी झाड़ियां,
झाड़ियाँ। और टुंड्रा में ही ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के ऋतु में चारागाह का विकास होता है, जिससे कि यहाँ पशुपालन किया जाता है, आसान हो जाता है। तो अब बात करते हैं पश्चिमी हिमालय। ये रहा पूर्वी हिमालय। अब बात करते हैं पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय की वनस्पतियों की बात करें तो ये पूर्वी हिमालय की अपेक्षा अधिक शुष्क और ठंडा है, जिसके कारण यहाँ पर परजीवी पौधों और साथ ही साथ फर्न का अभाव होता है। और बाकी शेष वनस्पतियाँ पूर्वी हिमालय की तरीके ही थोड़ा कम ऊंचाई पे पाई जाती हैं। तो ये रही हिमालय की। यहाँ पे बात करें परजीवी परजीवी पौधों और फर का अभाव होता है, और शेष ये सारी वनस्पतियाँ पूर्वी हिमालय की तरीके पश्चिमी हिमालय में भी पाई जाती हैं। तो अब बढ़ते हैं, अगला है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति। उष्ण कटिबंधीय सदा हरित वनस्पति। इनकी बात करें, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पतियों की बात करें, ऐसी वनस्पतियां ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है और वर्ष भर तापमान उच्चतम स्तर पर रहता है। और इनका अगर विस्तार देखें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साथ ही साथ पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी छोर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अधिक वर्षा के कारण उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पतियों की बात करें तो यहाँ पे सघनता काफ़ी अधिक होती है, और यहाँ इनकी जो वनस्पतियाँ या पौधों की जो लकड़ियाँ हैं कठोर होती हैं, और ये कठोरता के कारण इनका जो है केवल उपयोग होता है जलावन के रूप में। तो इसके अंतर्गत वृक्षों की बात करें जो पूछे जाते हैं, रबर हो गया, महोगनी हो गया, और आबनूस, ताड़, बांस, सिनकोना। रबर, बांस, महोगनी, रोजवुड और सिनकोना आदि। तो इसके बाद बढ़ते हैं, तीसरा है हमारा उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पतियां। उष्ण उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति। इनकी बात करें, इनको जो है पर्णपाती पर्णझड़ वन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट एक नोट लगाइएगा यहाँ पे। पतझड़ वन एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है घुमाकर कि पतझड़ वन किनको कहते हैं, या उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनों को या वनस्पतियों को और दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो इनको जो है पतझड़ वन भी कहते हैं। और ये इनका जो विकास है, इनका विकास ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है।
और ये आर्थिक रूप से ये जो वनस्पति है ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती है। और इनकी जो है विस्तार की बात करें, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती है। और इनके विस्तार की बात करें, किन किन क्षेत्रों में ऐसे वनस्पतियां पाई जाती हैं या ऐसे वन पाए जाते हैं, तो वो है पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल, और साथ ही साथ हिमालय का ताराइन क्षेत्र, तराई क्षेत्र, और यूपी, बिहार, और साथ ही साथ उड़ीसा हो गया, और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में ऐसी वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब वृक्षों की बात करें, सागवान हो गया, साल हो गया, चंदन हो गया। सागवान, साल, चंदन और सहतूत आदि। और ये आर्थिक रूप से, क्योंकि इनकी लकड़ियां जो है मजबूत, मुलायम होती हैं, और साथ ही साथ आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसके बाद बढ़ते हैं, अगला है हमारा उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पतियां। उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पतियों की बात करें, ये ऐसे क्षेत्रों में इनका विकास होता है जहां पे 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है। मानसूनी वनस्पति वनस्पति इनका विकास देखें, वार्षिक वर्षा यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इन वनस्पतियों का विकास होता है। इसके अंतर्गत इनका वितरण देखें किन किन क्षेत्रों में होता है, तो पूर्वी राजस्थान, और उत्तरी गुजरात, और पश्चिमी मध्य प्रदेश, और दक्षिण दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, और साथ ही साथ ये दक्षिण पंजाब, हरियाणा, और पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्रों में वितरण। पूर्वी राजस्थान, और पश्चिमी एमपी, दक्षिण पश्चिम यूपी, और उत्तरी गुजरात। और साथ ही साथ इनकी बात करें, हरियाणा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पंजाब, और हरियाणा आदि क्षेत्रों में। और वृक्षों की बात करें, बबूल हो गया, पलाश, तेंदू, बेर, बरगद, और पीपल। वृक्ष, बेर, बबूल, बरगद, पीपल आदि वृक्षों का विकास होता है। और इसके बाद बढ़ते हैं, अगला है मरुस्थली वनस्पतियां।
वनस्पतियां, इनका विकास जो है ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा की बात करें, पचास सेंटीमीटर से कम वार्षिक क्षेत्र वाले क्षेत्रों में ऐसे वनस्पतियों का विकास होता है। और यहाँ पे अगर बात करें कौन कौन सी वनस्पतियों का विकास होता है, यहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं और साथ ही साथ कटीले वृक्ष जैसे नागफनी हो गया, खजूर हो गया और बबूल के पेड़। वनस्पति की बात करें, खजूर, बबूल और नागफनी, और साथ ही साथ छोटी छोटी झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। झाड़ियों का विकास होता है और इनका विस्तार देखें, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात और साथ ही साथ पश्चिमी घाट पर्वत का वरिष्ठ छाया क्षेत्र, ऐसे 3 क्षेत्रों में ऐसे वनस्पतियों का विकास सबसे ज़्यादा होता है। और आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा ज्वारीय वनस्पति। ज्वारीय वनस्पति ज्वारीय वनस्पतियों का विकास ऐसे क्षेत्रों में होता है, समुद्र तट और साथ ही साथ निम्न डेल्टाई क्षेत्रों में ज्वारीय वनस्पतियों का विकास होता है, क्योंकि उच्च ज्वार के समय तटीय क्षेत्रों में नमकीन पानी के भराव के कारण दलदल का निर्माण होता है, जहाँ पे ज्वारीय वनस्पतियों का विकास होता है। और इसका वितरण की बात करें, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाई क्षेत्र और साथ ही साथ मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाता हूं। ये रहा हमारा प्यार भारत। ज्वारीय वनस्पतियों का विकास की बात करें, यह क्षेत्र, इन क्षेत्रों में ज्वारीय वनस्पतियों का विकास होता है। डेल्टाई क्षेत्र, पश्चिमी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, और साथ ही साथ अगर यहाँ की वृक्षों की बात करें तो यहाँ मैंग्रोव वन, नारियल, ताड़ और साथ ही साथ सुंदरी वृक्ष और बांस। मैंग्रोव, बांस, सुंदरी वृक्ष और नारियल, ताड़। नारियल और ताड़, एक नोट डाउन कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रत्येक क्षेत्र में देखें तो गंगा यमुना और गंगा का डेल्टाई क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इनके डेल्टाई क्षेत्रों में वनस्पतियों का विकास हुआ है, लेकिन गंगा के डेल्टा क्षेत्र में जो वनस्पतियों का विकास हुआ उसको सुंदरवन कहा जाता है। तो गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी वनों की अधिकता के कारण इसके क्षेत्र में विकसित वन को सुंदर वन कहते हैं। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है घुमाकर, और इसको आप अलग से नोट डाउन कीजिएगा और थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी पॉइंट है कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेंगे। और तो हम बढ़ते हैं अगला है हमारा
आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति। आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति। इनका विकास जो है प्रायः प्रायद्वीपीय भारत में, जहां पर लगभग 1000 ऊंचाई, 1000 मीटर से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई तक आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पतियों का विकास होता है। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत में लगभग, ऊंचाई की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 1000 मीटर से 1500 मीटर तक, 1500 मीटर की ऊंचाई पर ऐसे वनस्पतियों का विकास होता है। और ये सदाबहार या सदाहरित, या इनको कह सकते हैं सदाबहार वनस्पतियां, ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। सदाबहार वनस्पति, और इनकी लकड़ी मुलायम होती है। और साथ ही साथ इनका अगर वितरण देखें तो इनका वितरण जो है पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट और नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम वितरण। पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत और नीलगिरी, अन्नामलाई आदि क्षेत्रों में ऐसे वनस्पतियों का विकास होता है। और लास्ट हमारा है आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पतियां। आर्द्र शीतोष्ण वनस्पतियां। आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पतियों का विकास भी प्रायः प्रायद्वीपीय भारत में, और जहां पर इनकी ऊंचाई जो है लगभग 1500 से अधिक ऊंचाई पर, 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पर ऐसे वनस्पतियों का विकास होता है। और इनके वितरण की बात करें, अन्नामलाई, नीलगिरी और पालनी पहाड़ी। और वृक्ष की बात करें, साल और मैगलीनिया। वितरण पहले देख लेते हैं। वितरण नीलगिरी हो गई, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी। और वृक्ष की जो है मैंने बताया आपको, मैगलीना, प्रमुख वृक्ष की एक बात आती है, मैगलीना। मैगलीना, मैगलीनिया। आदि। तो यहीं पे नीलगिरी, अन्नामलाई एक अलग से नोट डाउन कीजिएगा। नीलगिरी और अन्नामलाई पालनी पहाड़ी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियों को सोलाज कहते हैं। सोलाज वनस्पति, ये नीलगिरी
अन्नामलाई औपालनी के शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियों को सोलास कहते हैं। तो ये रही एक छोटी सी क्लास, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां। मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ आएगी और आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ आए। तो प्लीज़ हमारे YCT बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ मैं क्लास खत्म करने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।